सर, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी की तरफ से गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर हिस्सा लेने के लिए खड़ा हूं और ये बात ज़रूर कहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने अहिया से लेकर आज तक मुल्क की तरक्की व खुशहाली में और रियासत की तरक्की व खुशहाली के लिए अपने मौसर नुमाइंदगी को पेश करती रही और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने अहिया के बाद उस वक्त से जिद्दोजहद का आगाज़ किया जब हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं, हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारी जागीरें और मनसब लुट चुकी थीं और पुलिस एक्शन के नाम पर कई लोगों का कत्लेआम हुआ। खौफ और मायूसी का यह आलम था कि लोग गांवों को छोड़कर शहर का रुख कर रहे थे। बौलियों में पानी कम था, तैरती हुई लाशें ज्यादा थीं। तो ऐसे इन हालात में अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त यही कोशिश करती रही कि पिछड़े हुए तबकात, कमज़ोर तबकात और बिलखुसूस मुसलमान जो ज़िंदगी के हर शोबे में पिछड़े हुए हैं, पीछे हैं, उनको आगे लाने के लिए कोशिश की जाए। और इसी कोशिश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस ऐवान में 1960 के दहे से लेकर आज तक मुसलसल नुमाइंदगी करती आ रही है और जब कभी भी मुसलमानों पर जुल्म होता है या नाइंसाफ़ी होती है या उनकी हक तलफी होती है तो ये ऐवान के दर दीवार इस बात की गवाही देंगे कि हर वक्त सबसे पहले नाइंसाफियों और हक तलफी पर आवाज उठाने वाली अगर कोई जमात है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी जिद्दोजहद में ऐवान में पिछड़े हुए तबकात, कमजोर तबकात, वो बिलखुसूस मुसलमान जो सबसे पीछे हैं तालीम के मैदान में, माशी मैदान में, रोजगार में जो पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको आगे लाने की एक भरपूर कोशिश की। और इस कोशिश को लोगों ने कभी फिरका परस्ती का नाम दिया तो लोगों ने मुस्लिम परस्ती का नाम दिया, लेकिन हमने इन आवाजों की परवाह नहीं की। अगर आज हम इस ऐवान में आते हैं, चाहे मैं हो या कोई और हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो पिछड़े हुए और कमजोर तबकात को आगे लाने की कोशिश करें। और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिंदगी के हर शोबे में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे अगर कोई है तो वो इस मुल्क का सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। और इस बात की गवाही कभी सच्चर कमेटी ने दी तो कभी रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने दी, तो कभी गोपाल सिंह कमेटी ने दी, तो कई कमेटियों ने इस बात की निशानदेही की कि मुल्क में SC ST से भी अगर पीछे और पिछड़े हुए कोई हैं तो वो मुसलमान हैं। और कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की याफ्ता नहीं कहला सकता जब तक कि उस मुल्क और उस रियासत में रहने बसने वाले हर शहरी को इस बात का एहसास ना हो कि वो इस मुल्क व रियासत की तरक्की का हिस्सेदार है। हिंदुस्तान में आज मुसलमान को दूसरे दर्जे के शहरी बनाने की एक कोशिश की जा रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुस्लिम परस्त या फिरका परस्त कहा जा रहा है। मैं बेशक यहां खड़ा हूं तो बहैसियत
एक हिंदुस्तानी मुसलमान की हैसियत से खड़ा हूं, और मैं यहां खड़ा हूं तो तेलंगाना की तरक्की व खुशहाली की एक फिक्र लेकर, एक ख्वाब को लेकर यहां खड़ा हूं। और अगर मैं यहां खड़ा हूं तो ये फिक्र, ये ख्वाब और इस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए खड़ा हूं कि मुसलमानों की कमजोरी को दूर करूं और उनको भी आगे बढ़ाऊं, ताकि वो ये महसूस कर सकें कि हां, हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी नहीं, हम भी इस मुल्क के बराबर के हिस्सेदार हैं, और इस रियासत की खुशहाली में हमको भी हिस्सा मिलेगा, इस रियासत और मुल्क की तरक्की में हमको भी हिस्सेदार बनाया जाएगा। और मैं ये बात भी कहूंगा कि किसी भी मुल्क और रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए वहां अमन की बरकरारी जरूरी है। और मैं ये बात भी कहूंगा कि मुल्क और रियासत तभी तरक्की करती है जब वहां के कमजोर तबकात में खुशहाली और इनके मसाइल खत्म होंगे। तेलंगाना में हमारी कामयाबी यही रही कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान अमन और भाईचारगी बरकरार रही और कमजोर तबकात व बिलखुसूस मुसलमानों की तरक्की के इक़दामात किए गए। मुल्क के कई रियासतों में जिस तरीके के वाक़यात पेश आ रहे हैं वो शर्मनाक हैं। कई रियासतों में मुसलमानों के खिलाफ सफाकी और बर्बरियत उरूज पर है, मजहबी मुकामात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हिजाब, बीफ, लव जिहाद, घर वापसी, बुलडोजर राज और पुलिस जुल्म की एक के बाद एक दीगर मिसालें कायम की जा रही हैं। आज वतन अजीज के कई रियासतों में मुसलमान कमजोर तबकात बड़ी आजमाइशों और मसाइब का शिकार हो चुके हैं। तशवीश की बात यह है कि आज ही अखबारात में यह खबर आई है जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हिंदुस्तान के कई रियासतों में बीजेपी की हुकूमतों से मुतालबा किया है कि वो मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन बंद करें। रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़िश्ता साल अप्रैल ता जून 3 माह के वाक़े में 128 अमलाक को मिसमार किया गया, 617 अफराद को बेघर हुए और इनके कारोबार तबाह किया गया। चंद दिन कबल अमरीकी इदारे हिंदू वॉच की एक रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़िश्ता 6 माह में मुल्क में 255 मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेज तकारीर के मामला दर्ज किए गए। जिन रियासतों में इलेक्शन है वहां पर ज्यादा जहर अफशानी की गई। तो मैं ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, मोहतरम पैनल स्पीकर सर, यह भी कहना चाहूंगा कि मुल्क के कई रियासतों में फिस्ताई नजरिया और हिंदुत्व फरोग दिया जा रहा है। मजहबी मुनाफरत कैंसर से ज्यादा तेज फैल रही है। हमारी रियासत तेलंगाना इन चीजों से पाक रही। यहां मजहबी मुनाफरत नहीं है, फिस्ताई नजरिया या हिंदुत्व का असर भी नहीं है। तेलंगाना में मुल्क की दूसरी रियासतों के बनिस्बत मुसलमान महफूज हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी मुसलमान महफूज रहेंगे और फिस्ताई ताकतों को शिकस्त दी जाएगी। तेलंगाना में कोई बुलडोजर राज नहीं और ना ही मुसलमानों के मजहबी मुकामात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहां के खवातीन आजादी से हिजाब का इस्तेमाल कर रही हैं। तालीम इदारों में भी कोई रोक टोक नहीं है। हम चाहते हैं कि रियासत में गुज़िश्ता 10 साल से गंगा जमनी तहजीब, मिली जुली रिवायत पर जो अमन है वो बरकरार रहे। नफरत के माहौल को यहां पनपने ना दिया जाना चाहिए। मोहब्बत का माहौल और अमन से ही रियासत की तरक्की होगी। मुल्क और पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले यह कोशिश की जा रही है, फिरका वाराना मुनाफरत को फरोग दिया जा रहा है। इसलिए इस ऐवान में मौजूद हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसी ताकतें जो बदअमनी फैला रही हैं इनको इनके मंसूबों में कामयाब न होने दें। कांग्रेस हुकूमत ने जब से रियासत में इख्तिदार संभाला है 2 से 3 वाकयात यहां भी रूनुमा हुए हैं जिसका जिक्र मैं करना जरूरी समझता हूं कि संगारेड्डी में दौलताबाद के मुकाम पर शरंगेजी की गई, वहां की मुस्लिम अकलियतों को नुकसान पहुंचाया गया। इसी तरह शब मेराज के मौके पर निजामाबाद के शहर 5th टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में फिरका वाराना कशीदगी का वाकया पेश आया। 3 मुस्लिम नौजवान शेख समीर, अरबाज खान, अजहर खान पर हमला किया गया। शरपसंद अनासर इंतखाबात से कबल तेलंगाना में फिरका वाराना कशीदगी फैलाना चाहते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें।
क्योंकि आज रियासत को हमको आगे बढ़ाना है तो हम रियासत को आगे उस वक्त ही बढ़ा सकते हैं जब इस रियासत में अमन होगा, इस रियासत में भाईचारगी होगी और इस रियासत में हम सब मिलकर काम करेंगे तो तभी ये रियासत आगे बढ़ेगी। और पैनल स्पीकर साहब, मैं ये भी जरूर कहूंगा कि 2 महीने का वक्त बहुत कम वक्त होता है किसी भी हुकूमत के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि किसी भी हुकूमत को संभलने के लिए और समझने के लिए वक्त देना जरूरी व लाजमी होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह नई हुकूमत अब बहुत जल्द सेटल डाउन हो जाएगी, संभल जाएगी और मसाइल को समझेगी और इंतखाबात से पहले आवाम से किए गए उन वादों को पूरा करेगी। ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, in the 8 weeks that have passed by, the government has begun the work to implement the guarantees, declaration and other promises made in the election manifesto. The governor has reiterated the commitment of government to fulfill his manifesto promises and guarantees in letter and spirit through in a phased manner. The 6 guarantees and 5 declaration constitute the core stone of the Congress government's agenda for the state, sir. Sir, I may point out that incidentally, the 6 guarantees have 12 components, sir. The 6 guarantees have 12 components, sir. The government has implemented the promise relating to free travel for women and coverage under Arogyashri up to 10 lakhs, sir. Sir, efforts are on for the implementation of the scheme for provision of LPG cylinders at rupees 500 and supply of free electricity up to 200 units for the households. The governor says that 2 guarantees have already been implemented and that the 2 more guarantees will be implemented very soon. I may point out that 1 component under Mahalakshmi is implemented and other component will be implemented soon, sir. Sir, so also the Chayata, 1 component is implemented, Chayuta. 1 component is implemented. Under Gruha Jyoti guarantee, the loan component is going to be implemented soon. Sir, hence under the first guarantee, Mahalakshmi, the government has to spell out the timeline for implementing the component relating to the scheme of rupees 2,500 monthly financial assistance to women and also the guidelines for the selection of beneficiaries since the other 2 components are being implemented, sir. Sir, under the second guarantee, Raitu Bharosa, the government has to announce the timeline for implementation of enhanced assistance of rupees 15,000 per acre to the farmers, as also extension of scheme to tenant farmers, beside assistance of rupees 12,000 per annum to agricultural labor and provision of rupees 500 for paddy per quintal, sir. Sir, we hope that the government will soon come out with a timeline and guidelines for the implementation of the third guarantee relating to Gruha Jyoti scheme for providing 200 unit free electricity to the household, sir. Sir, when I talk about Gruha Jyoti scheme, sir, I was reading the Honorable Governor's speech, sir, in that she had mentioned that eligible, but when I go through the manifesto, it is written 200 units free electricity for all households. So, sir, I just want to understand and I want the government to come clear on this. Sir, in the manifesto, it has not written anywhere that eligibility will be the criteria or any criteria would be laid down to select the beneficiaries. Sir, now, if they are going to say that they are going to have some guidelines or white ration card would be mandate to select the beneficiaries, the question arises is that free travel for women. All the women, every woman are allowed to travel free. They are not giving free travel to white ration card holders women. They are giving it to every woman. So I hope that the Congress government would continue
the promises made in the manifesto, sir. Sir, I may point out that while the Congress manifesto speaks about 200 units of free electricity for all households, the governor in an address has qualified this by pointing out that 200 units of free domestic power will be given to all eligible households. तो यही बात जो मैंने कही थी फिर से दोहरा रहा. So similarly, the government has to come up with a schedule for implementing the fourth guarantee relating to Indramma Indu scheme, under which families not owing a house are to be provided with house site and rupees 5 lakh financial assistance for construction of the house. Another component of this guarantee is provision of 250 square yards of house sites to all Telangana movement fighters in the state. We would like to know the status of its implementation and likely number of beneficiaries, sir. Sir, under the fifth guarantee, Yuva Vikasam, the government has to come up with a time frame and guidelines for implementing of Vidya Bharosa card for providing financial assistance of rupees 5 lakhs, sir. Sir, when I talk about Yuva Vikasam, sir, मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि 2021 और 22 और 23 के साल के कई स्टूडेंट्स एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटीज के स्कॉलरशिप्स और फीस रीएम्बर्समेंट को रिलीज नहीं किया गया. मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि ये स्कॉलरशिप्स को रिलीज करिए, कुछ तो हिस्सा रिलीज कीजिए, और जब तक आप रिलीज करते हैं, पैनल स्पीकर सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करना चाहूंगा कि जब तक कि आप पैसा रिलीज करते हैं, एटलीस्ट एक इंस्ट्रक्शंस इशू कीजिए सारे कॉलेजेस को या सारे सोसाइटीज और ट्रस्ट जो ये कॉलेजेस चलाते हैं, जिनकी फीसेस ड्यू हैं, वो लोग आज स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट को होल्ड कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स को रिलीज नहीं कर रहे हैं. एटलीस्ट आप ये इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि जब तक फीस रियम्बर्स होगी और पैसा कॉलेजेस को जाएगा, तब तक के वो किसी भी स्टूडेंट्स को हरासा ना करे, परेशान ना करें, हैरेस ना करें, उनके सर्टिफिकेट्स को रिलीज से ना रोकें. This order has to be issued, sir, because many students are suffering. Many students have completed their graduation. Many students have to submit their original certificates for the employment, sir. नौकरी के लिए जहां पर भी नौकरी मिली सर्टिफिकेट्स देना है, लेकिन कॉलेजेस के पास सर्टिफिकेट्स हैं और वो सर्टिफिकेट्स को नहीं दे रहे इसलिए क्योंकि फीस रियम्बर्समेंट उनको नहीं हुआ है. मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस पर तवज्जो देगी. ये बहुत ही बड़ा मसला है स्टूडेंट्स का, उनके मुस्तकबिल का, और इस पर गौर करेंगे. अ टाइमलाइन हैज टू बी स्पेल्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल्स इन एवरी मंडल इन द स्टेट. Under the sixth guarantee, the government, Chayuta, the government has to take step for raising the monthly pension of rupees 4,000 to senior citizens, widow, disabled, BD workers, single women, toddy weavers, AIDS and filaria and kidney patients, sir. The ceiling of assistance on the Rajiv Arogyashri health insurance has been raised to 10 lakhs, but the government needs to revise the tariff to be charged by the private hospitals for treatment of serious ailment requiring hospitalization and surgeries, since rates are fixed many years ago, sir. Sir, I have also made a request, and once again I want to make a request, sir. Sir, there is a problem being faced by teaching hospitals, sir. Sir, there are many procedures which are not allowed or included in the private hospitals list, sir. Sir, I request through you to the government to kindly include those procedures of Arogyashri which are included only in government hospitals. At least include those procedures in all the teaching hospitals, sir. If this is included, it will give a teaching material to the private colleges, sir. And at the same time, sir, I would also like to make a request. I was reading in the newspapers, Honorable Chief Minister Saab had called the meeting of Health Department, and he had decided that every month the Arogyashri dues for the government hospitals will be released. And every 3 months, the private hospitals dues will be released, sir. Sir, I request through you, sir, when you have decided for release of Arogyashri
dues to government hospital every month, kindly release the dues of Arogyashri of all the private teaching hospital at least once in 2 months, sir, if not every month. So that, you know, sir, the reason why I am requesting and demanding this is that the scholarships are due at one side and the Arogyashri amount is due. So it is becoming very tough and challenging for the private institutions to survive, sir. Like if I have to give my own example, my party runs chain of education institutes, sir. We have a medical college, engineering college, MBA, MCA, nursing, pharmacy, physiotherapy, architecture. Sir, the total fees, reimbursement or scholarship amount that is due to Darussalam Education Trust is more than 50 crores, sir. Sir, also, we run 2 hospitals, one by the name Owaisi Hospital and Asra Hospital, sir. Sir, we have treated 25,000 Arogyashri patients in last 5 years, sir. And the amount which is due in these 2 hospitals have risen to more than 20 crores. One side, there is a due of 20 crores of Arogyashri, and other side, 50 crores of fees reimbursement, 70 crores of due. So you can just imagine how tough it is to run an institute and an institute to survive. These issues needs to be considered and think twice, sir, because this is a very important issue, sir. Sir, going further ahead, sir, I would also like to say that, sir, the promise under the 3 chapters of good governance, guarantee declaration and manifesto highlights up to 184, sir. So the promises grouped under 37 subjects under chapter 4 are 279. The total comes to 463 promises, and if we have to leave out the repetitions, there are certainly no less than 365 promises, which works out for each day of the calendar year, sir. 365 promises, sir. So the governor has pointed out that the government has received 1.28 crore applications for availing the benefits under guarantees. These applications relate to 5 guarantees, including the guarantee on Yuva Vikasam, sir. I would like to know, when will the government call for applications under Yuva Vikasam guarantee, sir? Since the Congress has announced that it will implement the 6 guarantees and manifesto promises within 100 days of its coming to power, we would like the government to spell out the timeline and action plan for implementation, the remaining component of 6 guarantees and all the other manifesto promises, as the 100 days deadline of March 15 is fast approaching, sir. So the free travel scheme for women was evoked tremendous response, with over 25 lakh women traveling in RTC buses every day in last 2 months. The scheme is universal one and not just confined to women of the BPL families, sir. However, the impact of free travel scheme on daily earnings of TSRTC is enormous, since the public transport undertaking has been incurring huge losses due to the mismatch between the revenues and expenditure in its normal operations. I hope the government would provide adequate compensation to the RTC towards the cost of zero ticket issue for travel of women passengers, and necessary allocation will be made in the state budget, sir. So the government has reiterated that the government's commitment to fill up about 2 lakh jobs in government departments through the newly constituted TSPSC. The manifesto has promised that these 2 lakh jobs will be filled up in last year of the Congress government. In the first year of the Congress government, sir, the job calendar of the Congress commences with the issue of notification of Group 1 in February, police constables and other uniform staff in March, Group 2 and school teachers and lecturers in April, and recruitment in other departments in one of the 2 phases thereafter, sir. Sir, at the same time, I would like to congratulate the government for recruiting almost 6,000 nurses. I congratulate the government, sir. This was needed and you have acted upon that, sir. Sir, I hope the job calendar will be strictly followed and the recruitment will be done in a very transparent and efficient manner without giving scope for any leakage of paper and other irregularities, sir. I hope that the TS Human Rights Commission, State Information Commission
and State Council for Higher Education will be constituted soon, and the appointments of Vice Chancellors of all state universities will be made shortly, sir. When I am making this demand of TS Human Rights Commission, State Information Commission, and State Council for Higher Education, sir, to be constituted at the same time through you, sir, I would like to make a request to the Honorable Chief Minister and the government, sir, to please see that a due share of appointment is being given to Muslim minorities also, sir. Whether it is Human Rights Commission, whether it is State Information Commission, or whether it is State Council for Higher Education, sir, we want a representation to be given to Muslims also, sir. अदालतों में भी पब्लिक प्लीडर्स में मुसलमानों को देने के लिए मैं आपसे मुतालबा करूंगा, सर. मैं ये भी कहूंगा कि वी ऑल्सो हैव एन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन. ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में भी मैं ये आपसे आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में एक उर्दू जानने वाले को भी आप एक नुमाइंदा बनाइए, इसलिए क्योंकि रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी जबान उर्दू है, और इस उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ उस वक्त के TRS की हुकूमत ने दी थी, जिसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं. मौक़िफ़ तो मिला और दिया गया, लेकिन उर्दू के साथ वो मुकम्मल इंसाफ नहीं हुआ. मैं उम्मीद करूंगा कि आप उर्दू की बका के लिए, उर्दू की हिफाजत के लिए और उर्दू को उसका हक दिलाने के लिए आप उर्दू जानने वालों को मौका देंगे और उर्दू को बचाएंगे. सर, एट द सेम टाइम, सर, I would like to request the government to ensure that there is representation of eminent persons in all the corporations also, sir. Wherever आप जो corporations बनाएंगे उसमें मुसलमानों को आप नुमाइंदगी दीजिए. जब मैं मुसलमानों को नुमाइंदगी देने का मुतालबा कर रहा हूं तो इसके साथ साथ आपसे यह भी दरख्वास्त करूंगा कि जो भी मुसलमान को आप नुमाइंदगी दे रहे हैं, अपनी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से उस मुसलमान के ताल्लुक से रिपोर्ट भी मंगाइए. ऐसा नहीं कि बस मुसलमान है दे दें, ऐसे मुसलमान को दें जो वाकई में ईमानदारी, दियानतदारी के साथ काम कर सकता है. ऐसे लोगों को दीजिए और इसके लिए हमारा ताउन आपके साथ रहेगा. हम आपके साथ खड़े रहेंगे. हमारा 60 बरस से ज्यादा हमारा सफर 1960 से लेकर आज तक, संजीवैया साहब के दौर से लेकर आज रेवंत रेड्डी साहब तक हम इस ऐवान में नुमाइंदगी करते आए हैं. तो हम उनका साथ दिए जिन्होंने हमारा साथ दिया. हमारा साथ का मतलब क्या है? हमारे मसाइल का हल, हमारी परेशानी को दूर करना, हमारी मुफलिसी को दूर करना, हमारे ऊपर होने वाले मजालिम को खत्म करना, हमारे साथ होने वाली नाइंसाफी पर इंसाफ देना. यही हमारा मुतालबा है. हम क्या चाहते हैं? हम किसी से तसादुम नहीं चाहते. हम भी हाथ आगे बढ़ाने तैयार हैं, बशर्त ये कि हमारे मसाइल हल हो. हमारे साथ दूसरे दर्जे का शहरी का सुलूक ना किया जाए, हमारे मसाइल को नजरअंदाज ना किया जाए. यही हमारा मुतालबा है. सर, I would also like to say that I am thankful the government has included an eminent minority expert in TSPSC, sir. I thank the government for that. The government has promised to strike a proper balance between the development of the state in various fields and welfare of all sections of society. When we discuss the vote on account budget in the House, I would speak on the specific issues relating to various sectors as well as scheduled caste, scheduled tribe, backward class, minority, disabled, etc. Sir, I hope all the farmers covered under Raitu Bandhu, now renamed as Raitu Bharosa, will get the Rabi installment in the next few weeks, sir. The government has assured that the new policies will be announced for industries and service sector. Moreover, the government has intended to balance the regional disparities which are starkly noticeable in the industries and service sector in Telangana, sir. This is a welcome step as it will hasten the economic development of all the areas and districts of the state and reduce the migration of the youth from smaller towns to the big cities and the state capital in the state, sir. So during the World Economic Forum meeting in Davos, new investment of rupees 40,000 crores were announced by the global investors for Telangana, and I compliment
I compliment the Honorable Chief Minister in this regard, sir, for successfully achieving to bring in investment of worth 40,000 crores, sir. Sir, I also welcome the initiative of the government to introduce the internet as a basic right and to create digital infrastructure to make it accessible and affordable to all sections of society, sir. So we look forward to the initiative of harnessing the artificial intelligence technology by setting up a dedicated artificial intelligence city so as to position Hyderabad and Telangana as the artificial intelligence capital of the country, sir. The initiative to upgrade all the government ITIs into advanced technology centers with a project cost of rupees 2,000 crore is a good step, as it will benefit about 1 lakh youth, sir. Sir, I request the government to upgrade the training centers under SETWIN, also an advanced technology center, so that the youth in the twin cities are imparted with skilled training trades which are in high demand across the state, sir. Sir, Honorable Speaker, sir, जब मैं सेटविन की बात करता हूं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सेटविन भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर जब मर्री चन्ना रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त कायम किया गया और यह मुतालिबा मजलिस की तरफ से मेरे लेट फादर अलाद सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने किया था और सेटविन है, लेकिन सेटविन को एक्सपैंड करना, सेटविन की कारकर्दगी को और अच्छा करने का हम आपसे मुतालिबा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा स्किल डेवलपमेंट के जरिए। एंड ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपसे यह भी कहूंगा कि पुराने शहर में नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, नैक का सेंटर पुराने शहर में, वहां पर भी कई स्किल डेवलपमेंट के नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन आज वो सेंटर बहुत ही कम तादाद में वहां पे नौजवान आ रहे हैं रोजी रोटी के स्किल डेवलपमेंट के लिए, सीखने के लिए। मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालिबा करूंगा कि एक वक्त दीजिए, कंसर्न मिनिस्टर साहब अगर हमारे साथ आएंगे तो हम बताएंगे कि इतना बड़ा बिल्डिंग रहने के बाद भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रॉपर एलोकेशन आप देंगे बजट में स्किल डेवलपमेंट के लिए, बिलखुसूस पुराने शहर के मुसलमानों के लिए, सर। So the government has also announced that it would come up with comprehensive energy policy to promote all type of green energy with a view to reduce the carbon emission in the state. I would request the government to complete the thermal power projects on a priority so that the state does not slip into power deficit, sir. Moreover, sir, the government has to draw up the summer contingency plan to meet the peak demand for electricity as well as drinking water supply, sir. Sir, when I talk about the summer contingency plan, sir, at the same time, sir, through you, I would like to make a request to Honorable Chief Minister साहब, Mr. रेवंत रेड्डी साहब को ये बात बताना चाहता हूं कि आइंदा 1 महीने में करीब है रमजान का महीना आएगा, तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि रमजान के महीने में कुछ काम मसाजिद के करीब मंजूरी दी जाती है, तो उन कामों की मंजूरी और रमजान के इंतजामात की मीटिंग अगर आप पहले बुला लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर पार्लियामेंट इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, फिर जब रमजान की मीटिंग नहीं होगी, रमजान के कामों की मंजूरी भी नहीं होगी, तो मुस्लिम रोजेदारों को काफी तकलीफ होगी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इलेक्शन नोटिफिकेशन से पहले रमजान के इंतजामात की मीटिंग बुलाएंगे और उसका जायजा लेंगे और मसाजिदों के अतराफ में जो भी मंजूरियां देनी हैं उनको मंजूरी दे देंगे ताकि काम रमजान से पहले हो जाए। यह बात इसलिए कह रहा हूं मैं ऑनरेबल स्पीकर सर कि हर वक्त होता यह है रमजान से 10 दिन पहले रमजान के इंतजामात की मीटिंग बुलाई जाती है, प्रपोजल्स लिए जाते हैं और रमजान खत्म हो जाता है, उसके बाद में रमजान के काम शुरू होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर अब बुला लेंगे तो रमजान से पहले जो भी छोटे मोटे काम हैं मसाजिद के अतराफ वो पूरे हो जाएंगे, इससे बहुत अच्छा एक पैगाम जाएगा। सर, ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज सीक टू प्रमोट टूरिज्म इंक्लूडिंग हेरिटेज एंड पिलग्रिमेज टूरिज्म इन अ बिग वे, सर, which my party welcomes it, sir. Sir, while appreciating the efforts to promote the 1000 Pillar Temple,
Ramappa Bhadrachalam, Vemulavada and Yadgiri Gutta temple, sir. Sir, through you, I would request the government to expedite the work of ramps of Baba Sharfuddin Sahab Dargah at Pahari Sharif and Maula Ali development of facility at Jhangir Piran Dargah and major Dargahs in the state as part of pilgrim tourism development plan, sir. Sir, I was going through the speech. इसमें पूरे temples के religious pilgrimage के बारे में कहा गया. We welcome this, sir. But at the same time, sir, I would like to remind the government that, sir, we have, हमारे पास मेदक का चर्च क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा चर्च है. दरगाह यूसुफाइन हैदराबाद में बहुत बड़ी दरगाह है. जहांगीर पीरा की दरगाह है. हमारे शिया भाई जो हैं उनके बहुत सारे तबरुकात हैं. तो ये रिलीजियस जो टूरिज्म आपने की है टेम्पल्स का, तो मैं ये कहूंगा कि रिलीजियस टूरिज्म में आप चर्चेस को भी लाइए, गुरुद्वारास को भी लाइए, दरगाह को भी लाइए और हर रिलीजन का टूरिज्म यहां पे मौजूद है. हमको उसको प्रमोट करना. मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये टेम्पल्स के साथ दूसरे रिलीजन के भी रिलीजियस जो मराकज हैं उसको भी एक टूरिज्म के पैकेज में इंक्लूड करेंगे. सर, वी वेलकम द चीफ मिनिस्टर्स मूव टू अकॉर्ड priority to Musi River development and take up and complete the work on war footing in 36 months, sir. So, Honorable Speaker, sir, through you, sir, once again, I would like to thank the Honorable Chief Minister, sir, for making me also one of the member who had visited London and we went around and including me in the team wherein we want to develop the Musi, sir. ये बहुत ही अच्छा फैसला है आपका. मैं अपनी पार्टी की जानिब से आपके इस फैसले और आपके इस इक़दाम जो मूसी रिवर फ्रंट को डेवलप करना चाहते हैं इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और हमारा पूरा ताउन देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये मूसी रिवर फ्रंट का जो डेवलपमेंट का जो प्लान है वो जरूर कामयाब होगा. और हम बता देंगे कि अगर देयर इज अ विल, सो ऑफ कोर्स अगर इरादा हो तो जरूर नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है. हम इसको मुमकिन करेंगे और हमारी जानिब से जो भी ताउन होना है हम करेंगे. और यह भी जरूर कहूंगा कि 3 डिकेड से मूसी को डेवलप करने की बातें की गई. सर, जब वाइस राजशेखर रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी कई मीटिंगें हुई. राजशेखर रेड्डी साहब ने मुझे बुलाकर बताया था, अकबर, सी दिस प्लान, वी विल डेवलप मूसी ऑन दीज लाइंस. लेकिन एक बेवक्त की मौत हो गई उनकी, जिनको हम आज भी मिस करते हैं, वो नहीं है. मैं उम्मीद करता हूं कि राजशेखर रेड्डी साहब ने जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब को रेवंत रेड्डी साहब पूरा करेंगे और मूसी को डेवलप करेंगे और खूबसूरत बनाएंगे. सर, ऑनरेबल स्पीकर, सर, मैं आगे बढ़ने से पहले चंद बातें कहते हुए रुखसत हो जाऊंगा. सर, ये एक सबसे अहम मैं ये कहना चाहता हूं कि जीएचएमसी के ताल्लुक से. सर, व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सर, देयर आर मेजर 2 इश्यूज which the people of GHMC are facing. The first major issue is the traffic congestion, sir. ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घंटों लग जा रहे हैं. मैं सर आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि एक सिटी लेजिस्लेचर्स की मीटिंग बुलाइए. ट्रैफिक कंजेशंस पर आपने मीटिंग बुलाई है पुलिस डिपार्टमेंट की, ट्रैफिक की, तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि सिटी लेजिस्लेचर्स की एक मीटिंग बुलाइए. ट्रैफिक कंजेशंस और ट्रैफिक के इशू पर सिटी लेजिस्लेचर्स भी अपना राय, अपना ओपिनियन, अपने तजावीज दे सकते हैं जिसके जरिए हम सिटी को कंजेशन फ्री बना सकते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, सर, फॉर एनी सक्सेसफुल सिटी, सर, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, public mode of transport needs to be improved, sir. But it is so unfortunate, sir, the public mode of transport is zero, sir, almost zero, I would say. So we have to improve the public mode of transport so that the people stop using the private mode of transport.
Like public mode of transport means, sir, we have to increase bus, sir. We can also think about bus rapid transit system, sir. We can also think about having trams in the city, sir. We can also think about the metro train, sir. Sir, I welcome the decision, and I thank the Honorable Chief Minister Sahab, Mr. Revant Reddy Sahab, for deciding that the metro train would come to Old City, and also including few other areas of Old City like Chandrayana Gutta, Owaisi Hospital, then Aramgarh, then Pharma City and Airport, sir. This was what we were demanding, sir. Sir, if I am wrong, I may be corrected, sir. I am a person who believes in correction, sir. But, sir, the metro is in Hyderabad. Sir, I was the first person who spoke about metro, sir. I was the first person. Sir, I used to speak about metro, and I remember Mr. late P. Janardhan Reddy, he used to talk about mono train. So we used to have a fight in this house. He used to say mono train, I used to say metro train. Then Rajshekhar Reddy Sahab told me, Akbar, let's go to Delhi, we'll go and see there, and then it was decided the metro will come. But it is so unfortunate, the city has the metro, but Old City doesn't have a metro, sir. I hope that the metro will come. When we talk about, other day I was listening, Honorable Chief Minister Sahab was saying about the Krishna water, sir. Krishna and Godavari water, sir. Sir, the late PJR, and it was me who used to always fight with Telugu Desam government, with the Congress government also, sir. We wanted the Krishna water. So the Krishna water's third phase was supposed to cater to the demands and needs of Old City. But now what is happening, sir? The Krishna water is catering to demands of new cities. Sir, I'm not against, sir. पानी है, सबको मिलना चाहिए. लेकिन पुराने शहर में भी बहुत सारा एरिया अनसर्व्ड है. आज भी मेरे एरिया में पानी के लाइंस नहीं है. मैं उम्मीद करता हूं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इस पर भी देखेंगे, गौर करेंगे. और सर, पुराने शहर की ट्रैफिक की हम बात करते हैं. सर, देयर वाज अ जियो आरटी नंबर 786 dated 27/9/23, Department GHMC Strategic Road Development Program under SRDP Phase 2 proposal for, sir, in this, sir, जियो निकाला गया और सैंक्शन और एलोकेशन होना है. इसमें कई चीजें हैं. थ्रू यू आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब to kindly call for this geo number, wherein we had proposed work worth 1,217 crores, wherein there are flyovers और इसमें कई चीजें हैं, रोड वाइडनिंग्स हैं. अगर आप इसको देख के फेज मैनर में, आई नो व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट. I would not make any demand which is impossible, sir. But I would request phase manner में थोड़ा थोड़ा पैसा देकर अगर हम ये जियो और ये proposals को complete करेंगे तो ओल्ड सिटी के congestions को हम दूर कर सकेंगे. हैदराबाद मेट्रो HMWSNSB का जियो RT नंबर 544 dated 5/8/23 MA and UD department regarding rehabilitation, strengthening and improvement of sewerage network in zone 2 as per CSMP covering the Chandrayana Gutta assembly constituency, sir. Iska bhi sanction diya gaya, sir. Sir, the sanction has been given 301 crore, sir, sewerage ka. तो ये काम को भी फेज वाइज अगर आप करेंगे तो मैं हुकूमत का ममनून रहूंगा, मशकूर रहूंगा, सर. Also, sir, about the hospitals for Old City, my honorable, through you, sir, I would like to bring to the important or notice of the in-charge minister साहब, Mr. पूनम प्रभाकर साहब, who's there here. मैं उनकी तवज्जो में भी लाना चाहता हूं ये मसाइल को कि हॉस्पिटल्स के ताल्लुक से जियो आरटी नंबर 573 रेनोवेशन रेस्टोरेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट निजामिया तिबी कॉलेज, जिसकी लागत 52.50 करोड़ है, इसका जियो निकला है. इसको भी अगर आप काम को शुरू करेंगे. निजामिया तिबी कॉलेज, सर, द गर्ल्स आर स्टेइंग देयर, द गर्ल्स हॉस्टल इज वेरी बैड. और एक सबसे बड़ा मसला है, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का इंटरवेंशन चाहूंगा इस पर, हेल्थ मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहूंगा कि जितने जो निजामिया तिबी कॉलेज के डॉक्टर्स हैं उनको वापस भेजा जा रहा है अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में, जहां से हर महकमे में कर रहे हैं. अगर ये लोग चले जाएंगे तो निजामिया तिबी कॉलेज के
एजुकेशन और तालीम पर असर होगा। तो इसको देखने के लिए मैं दरखास्त करूंगा। और एक जियो है आरटी नंबर 575, अपग्रेडेशन ऑफ यूसीएचसी बारकस 30 बेडेड टू 50 बेडेड 9.50 करोड़ का। और एक जियो है आरटी नंबर 577, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 100 बेडेड एरिया हॉस्पिटल एट बल्लागुड़ा वर्थ 42 करोड़ सर। जियो आरटी नंबर 574 सर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 100 बेडेड एरिया हॉस्पिटल at Dabilpura worth 42 crore. GORT number 576 dated 39/23 से establishment of 50 bedded CHC at SRT colony Yakhutpura sir 18.80 crore sir. GORT number 487 establishment of 100 bedded area hospital at Kamatipura 42 crore sir. और sir lastly the most important is Usmania hospital. Usmania hospital कि हेरिटेज बिल्डिंग है, दवाखाना बंद है, उस्मानिया हॉस्पिटल को टेकअप कीजिए सर। और सर मैं ये भी जरूर कहूंगा, अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू सर, इफ आई एम रॉन्ग आई मे बी करेक्टेड, बट आई वुड लाइक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब मिस्टर रेवंत रेड्डी साहब टू काइंडली रिप्लाई टू दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। सर दिस इज pertaining to regarding to building regularization scheme sir, for which people have applied. The court has given a stay, sir, and unfortunately, the GHMC and the government, the BRS government, never pursued the case. लोग घर बना लिए हैं साहब, बिल्डिंग रेगुलराइजेशन में डाल चुके हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से हम कोर्ट में पहल करेंगे, कोशिश करेंगे, तो मुझे यकीन है कि कम से कम हमको एक 3 से 4 हजार करोड़ तो बिल्डिंग रेगुलराइजेशन का अगर रेगुलराइज करते हैं तो मिल जाते हैं। लेट अस रेगुलराइज दिस एंड ब्रिंग इन स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट लॉज दैट नो कंस्ट्रक्शन शुड हैपन विदाउट द परमिशन सर। एक वक्त हमको सही करना चाहिए, और अगर हम सही करेंगे सर, इफ यू आर गोइंग टू रेगुलराइज दोस structures sir, we will also get additional property tax also in GHMC areas. तो मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत मेरे इस मुतालबे पर संजीदगी से सोचेगी और ₹1 लाख का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस माइनॉरिटीज और बीसीज को जो साबिका हुकूमत की तरफ से मंजूर हुआ था, उसका फेट क्या है सर बताइए। क्या देने वाले हैं, नहीं देने वाले? सर मंजूर हो चुका है, उसको रिलीज कर दीजिए, बीसी भी खुश हो जाएंगे, माइनॉरिटीज भी खुश हो जाएंगे। इससे हुकूमत ने मंजूर किया लेकिन दे नहीं रहे हैं सर। थ्रू यू मैं हुकूमत को मुबारकबादी देता हूं कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह को अपने वादे के मुताबिक उन्होंने महीने के शुरू पर उनके अकाउंट्स में डाल दिए, मुबारकबाद देता हूं। मगर सर बेचारे पेंशनर परेशान है, उनकी पेंशन नहीं आई साहब। अभी मैं आ रहा था तो एक बड़ी भी ने मुझसे कहा कि अकबर साहब असेंबली में ये मसला उठाइए, हमारी पेंशन नहीं आई साहब। बढ़ के नहीं आई, जितनी आ रही थी वो भी नहीं आई साहब, जरा पेंशन दे दी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पेंशनर्स की पेंशन को भी जो रिलीज नहीं हुआ उसको आप रिलीज कर देंगे। और सर माइनॉरिटी बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स आर अंडरटेकिंग आइडेंटिफिकेशन, स्क्रूटनी, वेरिफिकेशन ऑफ household and sanction assistance under the application of financial assistance scheme, accountability, transparency in selection beneficiary as per government guidelines. सर मैं एक मुतालबा आपके जरिए करना चाहता हूं सर, whether earlier it was Dalit Bandhu or BC minority, selection of beneficiaries right was given to the MLA sir. Sir, I never selected nor I gave any letter sir. Sir, why should I select? It is the responsibility of the government to select the eligible beneficiaries. Why should a public representative give a list? I might give a list of my people. One might give a list of his people. Why should anyone give a list of anyone, sir? Let the government select, sir. I request the government to kindly look into this, sir. Whether it was Dalit Bandhu, whether it was any other, जिसको मिलना था, हकीकी जो लोग थे उनको नहीं मिला. Sir, also, sir, 2 bedrooms, sir. Sir, in my constituency, sir, 2 bedroom घर आए, 2 bedroom का पट्टा दिया गया और अब तक उनको चाबी नहीं दी गई क्योंकि कोर्ट केस था.
तो अब जिनको अलॉट हुआ है फर्स्ट और सेकंड फेज में, उनका फेट क्या है? आई वॉन्ट द गवर्नमेंट टू कम क्लियर, बिकॉज वॉट इज हैपनिंग, all the beneficiaries are going to the sites and they are not being allowed to enter. And one more important issue, sir. Sir, in my constituency, PWD and GHMC quarters were there where people were residing there. In Hyderabad, we do not have land to construct 2 bedrooms, sir. I went there, I pursued them, I spoke to them, I assured them, I gave them the word that kindly vacate this quarters, we'll take a big building of 2 bedroom. On my assurance, on my word, they vacated and the 2 bedroom was constructed. Before starting the construction, sir, a token was given, a patta or passbook whatsoever, or a sanction letter of unit number was given to them, sir. Sir, the building is completed, and those poor people who vacated the premises and site on my assurance and on the certificate and the unit number and the patta given to them are not been allowed, sir. Sir, I request the government and the Hyderabad in charge minister to kindly look into this, sir. Sir, हम जबान देते हैं, हम बोलते हैं, उसके बाद वो खाली करते हैं, घर बन जाते हैं, उनको घर नहीं मिला तो हम क्या बोलेंगे उनसे? Sir, and at the same time, sir, through you, I would like to request, sir, the earlier government, I had demanded in this house that under JNN URM, under weaker section and other Wambe scheme, houses were constructed right from when Mr. Chandrababu Naidu was the Andhra Pradesh Chief Minister. Sir, वो घर पूरे कमजोर हो गए, dilapidated condition में है. उसके लिए 125 crores of estimate was prepared and HMDA had released 125 to take up the work for those dilapidated condition housing colonies, sir. मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा, मेरे पास गौस नगर में वीकर सेक्शन कॉलोनी है, बिल्डिंग है सर, गरीब है, बिल्डिंग ऐसी हो गई कि कभी भी गिर जाएगी. प्लीज सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इमीडिएटली उसको मंजूरी दे दें ताकि उन घरों का रिपेयर का काम शुरू हो जाए और वो गरीब परेशान ना हो. क्योंकि मुझे डर है कि अब गर्मा के बाद बारिश का सीजन आएगा कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाए कि बारिश में वो बिल्डिंग गिर जाए या किसी का जानी नुकसान हो. पूरे हैदराबाद एंड सिकंदराबाद के JNNURM बॉम्बे स्कीम में जितने घर बने उनके 125 करोड़ है. आई होप दैट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब विल गिव मी अ पॉजिटिव reply on this, sir. Sir, also, sir, I would also like to know about the introduction of bill to amend the Telangana State Minority Commission Act 1998 to make it permanent body and to table its annual report and recommendation in the State Legislative Assembly every year, sir. So the Congress promise relates to also digitalization of Waqf. Sir, Waqf के बारे में मैं कहूंगा सर, वक्फ बोर्ड को तबाह किया गया. मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि सर माइनॉरिटी पोर्टफोलियो आपके पास है, एक मीटिंग बुलाइए साहब वक्फ बोर्ड की. क्या हाल है वक्फ बोर्ड का? मैं बार बार कह रहा हूं, वक्फ बोर्ड पूरे जमीनात जा रहे हैं, केसेस हार रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है साहब वक्फ बोर्ड में. मैं आपके जरिए स्पीकर साहब हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि औकाफी जायदादों का तहफ्फुज कीजिए. सर, on my demand, the TRS government had agreed for a CBCID inquiry on irregularities that had happened in Waqf board, sir. सर, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा, मुतालबा करूंगा कि CBCID की इंक्वायरी को जल्द अज जल्द वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से मुकम्मल करके आप उसको टेबल करिए सर, ताकि हम देखें वो लोग जो औकाफी जायदादों को तबाह करें, वो लोग जो औकाफी जायदादों को लूटे हैं, वो लुटेरे जेल में जाए, उनके हाथों में हथकड़ियां होना चाहिए. क्योंकि वो अल्लाह की अमानत है, किसी की जागीर नहीं है, वो अल्लाह की अमानत है. वो बेवाओं के लिए वक्फ की गई, वो यतीमों के लिए वक्फ की गई, वो तालीम के लिए वक्फ की गई, वो बीमारों के लिए वक्फ की गई. लेकिन बाज ऐसे लोग हैं जो अपने लिए औकाफी जमीनों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि आप हुकूमत इस पे संजीदगी से गौर करेगी और औकाफी जायदादों का तहफ्फुज करेगी. पूरे रियासत में मेदक हो, आदिलाबाद हो, चाहे निजामाबाद हो, औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं. मैं हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करूंगा कि औकाफी जायदादों के तहफ्फुज के लिए
आप इक़दामात करें। और मैं ये भी कहूंगा कि हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी का रैंप का काम नामुकम्मिल है, इसको मुकम्मिल करवाइए। हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के पास साबिक़ा हुकूमत ने एक IT सेंटर का मंजूरी दी थी, उसको भी आप एक्टिव करिए। पहाड़ी शरीफ के रैंप को मुकम्मिल कीजिए, मौला अली के रैंप को मुकम्मिल कीजिए। सर, दरगाह बराने शाह साहब क़िबला के पास में वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर की मंजूरी हमने हासिल की थी, उसको थोड़ा सा फंड रिलीज करिए ताकि वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए। सर मैं इसके साथ साथ कई मसाइल हैं, तो मैं आगे भी इन मसाइल को बोलूंगा।